बच्चों, मैं अब पढ़ा रहा हूँ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसका पहला सब टॉपिक है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड कौन थे? हंस क्रिश्चियन ओस्टेड एक डेनिश फिजिसिस्ट थे और केमिस्ट थे। उन्होंने 1820 में 1820 ईस्वी में एक्सीडेंटली अपना एक एक्सपेरिमेंट, वो जब एक लेक्चर दे रहे थे तो उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया। उस रिलेशन को ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये है क्या? ओस्टेड लॉ क्या है? ओस्टेड लॉ है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास करता है तो वह अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस फेनोमेनन को, इस लॉ को ओस्टेड एक्सपेरिमेंट लॉ कहते हैं। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट से के नाम से यह जाना जाता है। देखिए, हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं AB, उसको एक बैटरी से जोड़ते हैं, एक की से जोड़ते हैं, और जब इसके नज़दीक जब मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, एक मैग्नेटिक नीडल का फिगर बना सकते हैं, और इससे जब करंट पास कराया जाता है तो देखा जाता है, ओस्टेड ने भी देखा, ओस्टेड ने अचानक देखा कि मैग्नेटिक नीडल का, मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल होता है वह डिफ्लेक्ट कर गया है। और उन्होंने यह भी देखा कि ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है, यह वायर, उसके नज़दीक जो रखा हुआ करंट कैरिंग वायर था, उसमें करंट के फ्लो करने के कारण इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। ये देखकर ओस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट पर कई बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, और एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया ही होगा, और उसके आधार पर उन्होंने एक अपना जो लॉ निकाला, जिसको ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओस्टेड लॉ के नाम से जाना जाता है। वह यही है कि जब इस वायर से हम करंट पास कराएंगे, मान लो कि करंट A से B की तरफ फ्लो होता है, तो जब मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास को उस वायर के जस्ट नीचे रखा जाता है तो देखा जाता है कि मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। जब हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, यानी जब हम करंट B से A की तरफ फ्लो कराते हैं, तो हम पाते हैं कि पहले मैग्नेटिक कंपास का नीडल जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ था, जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है तो मैग्नेटिक कंपास के नीडल का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया है। अब क्या देखा गया? अब एक एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि मैग्नेटिक इस करंट कैरिंग कंडक्टर AB में करंट का अमाउंट बढ़ाया गया, मैग्नीट्यूड बढ़ाया गया। मान लो कि पहले 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था, तो 10 से 20 कर दिए, 20 से 30 कर दिए, 30 से 40 कर दिए। तो यह पाया गया कि जब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाया जाता है तो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है उसका डिफ्लेक्शन भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से ओस्टेड एक्सपेरिमेंट से तीन कंक्लूजन निकलता है। एक कंक्लूजन निकलता है कि जब करंट कैरिंग वायर से करंट पास कराया जाता है और उसके नीचे मैग्नेटिक कंपास रखा जाता है तो कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट होता है। फिर दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि जब हम करंट कैरिंग वायर के करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल का डिफ्लेक्शन इस बार भी होता है, मगर रिवर्स डायरेक्शन में होता है। फिर तीसरा क्या कंक्लूजन निकला? जब इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि डिफ्लेक्शन भी बढ़ता है, जब मैग्नीट्यूड घटाते हैं तो देखते हैं कि डिफ्लेक्शन भी घटता है। तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट था, और उसने इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच एक मजबूत रिलेशन इस्टेब्लिश किया। बाद में इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जाना गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड में। इसका सेकंड सब टॉपिक है बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ लिखा जाता है BIOT, मगर T साइलेंट है। बायो-सेवर्ट लॉ बोला जाता है। बायो, T साइलेंट है, बायो
सेवर्ट्स लॉ। ये बायो सेवर्ट्स लॉ क्या है? तो बच्चों, बायो सेवर्ट्स लॉ देखो कि ये एक करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और इस वायर से आई करंट फ्लो कर रहा है। अब इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लेते हैं, और मान लो कि ये 90 डिग्री नहीं है, मैं 90 डिग्री नहीं लेता हूँ, और देखने से भी 90 डिग्री नहीं लगना चाहिए। मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट पी लेता हूँ और ये एंगल थीटा है, तो पूरे वायर के में करंट फ्लो करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालते हैं। हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, मान लो कि इसकी लंबाई dl है, तो dl खंड में, dl एलिमेंट में करंट I फ्लो करने के कारण पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस लॉ को बायो सेवर्ट ने इसके बारे में एक लॉ बनाया, एक लॉ निकाला, जिसको बायो सेवर्ट लॉ के नाम से जाना जाता है। उनका एक फार्मूला है कि dV इक्वल टू वेक्टर dV इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r कैप बाई r स्क्वायर। इसको लॉ के रूप में लिखते हैं, यही बायो सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला है। और इसको ऐसे लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड dV प्रोड्यूस्ड at point P due to current element dl, जिससे I करंट फ्लो कर रहा है, लिखते हैं थ्रू विच करंट I is flowing is, इस पर यह dV किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इज dV इक्वल टू dV प्रोपोर्शनल टू I नंबर 1 में, नंबर 2 में dV प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, नंबर 3 dV प्रोपोर्शनल टू dl, और नंबर 4 dV प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये 4 चीज पर डिपेंड करता है। dl क्या है? dl भी एक वेक्टर है जिससे I करंट फ्लो करता है। ये dl का ये डायरेक्शन है, और ये देखो ये r का डायरेक्शन है, ये r का डायरेक्शन है। dl और r के बीच ये थीटा एंगल बन रहा है। तो ये जो बायो सेवर्ट लॉ यही है कि जब इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है जिससे I करंट फ्लो कर रहा है, और उससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, और r इसके dl एलिमेंट से थीटा एंगल बना रहा है, तो जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर dV है, यानी स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण जो इस पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dV प्रोड्यूस हुआ है, तो बायो सेवर्ट्स लॉ के आधार पर dV प्रोपोर्शनल टू I, dV प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, dV प्रोपोर्शनल टू dl एंड dV प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसी ये चार चीज़ों पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, 4 चीज़ों पर जो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, इस चारों को यदि हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग अबव 4 फैक्टर्स, we get dV proportional to I dl sin theta by r स्क्वायर। इसी को लिखेंगे dV इक्वल टू k
या कांस्टेंट म्यू नॉट बाई 4 पाई डायरेक्ट लिख देते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो फार्मूला हुआ डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल को जब इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट के का प्रयोग होता है, उसी के का वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो ये फार्मूला जो हम यहाँ पर लिखे हैं, ये फार्मूला यहाँ से डिराइव होता है, या तो फार्मूला लिख करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, अदरवाइज इसी को पहले लिख करके और तब फार्मूला बनाते हैं। देखो दोनों तरफ से काम किया जा सकता है। पहले फार्मूला हम लिख देंगे वेक्टर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ब्रैकेट में वेक्टर डी एल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर, और तब इसी फार्मूला के आधार पर हम लिखेंगे कि डी बी प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल एंड डी बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। या पहले यही लिख देंगे कि डी बी प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। कंबाइनिंग अबाउट 4 फैक्टर्स वी गेट डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। फिर लिखेंगे डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, where mu naught by 4 pi is constant of proportionality। और यहाँ फार्मूला को और आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे डी बी इक्वल टू, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो यही हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और आई बाहर रखेंगे, ये डी एल वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर कैप जो होगा यही तोड़ेंगे। तो ये देखो बच्चों यही तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर कैप का अगर मोड लेते हैं तो मोड वेक्टर डी एल हो जाएगा, मोड वेक्टर आर कैप होगा और साइन थीटा हो जाएगा। तो डी एल का वैल्यू तो डी एल हो जाएगा और आर कैप 1 हो जाता है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और इस तरह से ये डी एल साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई डी एल साइन थीटा को हम वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर कैप लिखे हैं। कैसे लिखे हैं तो यह देख लो। अब मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, वेक्टर डी एल वेक्टर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई वेक्टर आई यहाँ लिखता हूँ, सॉरी आई पहले लिखता हूँ, वेक्टर डी एल, और ये जो आर कैप है इसको मैं वेक्टर आर बाई सिंपल में आर में लिख सकता हूँ बाई आर स्क्वायर। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो वेक्टर डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर, और ये आर नीचे आ जाएगा और ये आर टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों यही है वायो-सेवर्ट लॉ। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का यह एक महत्वपूर्ण सब टॉपिक है। पहले मैंने बताया ओस्टेड एक्सपेरिमेंट और अभी मैंने बताया वायो-सेवर्ट लॉ। वायो-सेवर्ट लॉ के बारे में मैंने क्या बतलाया, फिर से देख लो। मैंने बतलाया कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लेते हैं और उसमें जब आई करंट फ्लो कराते हैं और उससे किसी भी दूरी पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर हम वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन समूचे पूरे वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण निकालना संभव नहीं है। वायो-सेवर्ट लॉ कहता है कि उसमें हम स्मॉल एलिमेंट डी एल ले लेते हैं और डी एल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट पी लेते हैं। इस प्रकार से लेते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर कैप बाई आर स्क्वायर फार्मूला होगा, और यही वायो-सेवर्ट लॉ का फार्मूला है। इस फार्मूला के आधार पर हम बोल सकते हैं कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट डी एल डिपेंड्स अपॉन द 4 फैक्टर्स। फर्स्ट, डी बी प्रोपोर्शनल टू आई मीन्स magnitude of the current flowing through the wire. Second, dB proportional to sin theta, any angle between vector dl and vector r cap. Third, dB proportional to dl. dl is the length of the small element, and dB proportional to 1 by r square. r is the distance of the point from the current element. ये 4 चीज पर डिपेंड करता है। इस लॉ को वायो-सेवर्ट लॉ कहते हैं।
इस अगर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो हम इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। ये वेक्टर डीएल A क्रॉस B का जैसे डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A क्रॉस B क्या होता है बच्चों? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing vector A and vector B. In the same way, we can find the direction of vector dl cross vector r cap. The direction of vector dl cross vector r cap is perpendicular to the plane containing vector dl and vector r cap. यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। ये लॉ था बायो सेवर्ट्स लॉ। अब मैं एक चीज और बतला देता हूँ। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्या है? जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। उसका वैल्यू होता है Q वेक्टर E। वेक्टर E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। उसका वैल्यू होता है Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, वेयर वेक्टर V इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल और वेक्टर V तो मैग्नेटिक फील्ड है ही। तो ये देखो कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है और उसका वैल्यू Q वेक्टर E होता है। और लेकिन चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब उस पर फोर्स लगता है, उसका वैल्यू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B होता है। और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रेस्ट में रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता है। लेकिन इसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो चार्ज पार्टिकल एक ऐसे क्षेत्र से, एक ऐसे रीजन से, एक ऐसे जगह से प्रवेश कर रहा है, मूव कर रहा है, जगह से क्रॉस कर रहा है V वेलोसिटी से, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, उस पर दोनों फोर्स लगता है। उस फोर्स को मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो F इक्वल टू Fe प्लस F।